नमस्कार। हम लोग जो है बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब देख लिए थे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आज जो है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से संबंधित 150 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से सेक्शनल बैच मतलब जितने भी हो सके 25 करके हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या है। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसे आमतौर पर मीट्रिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है, माप के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक है। और एसआई जिसको बोलते हैं, एसआई यूनिट, वही अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। एसआई 7 मूल मात्रकों से मिलकर बना है, जो 22 व्युत्पन्न मात्रकों की विशेष नामों और प्रतीक के साथ जो है परिभाषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एसआई अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सामान्य तौर पर वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान एवं विकास में जो है इसका उपयोग किया जाता है। 7 एसआई मूल मात्रक की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है लंबाई का ऐसा यूनिट होता है मीटर और एम से जिसको डिनोट करते हैं। उसके बाद द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। पहला, दूसरा, लंबाई, द्रव्यमान, समय को हम समय का मात्रक होता है, ऐसा यूनिट होता है एस से डिनोट करते हैं। चौथा हो गया टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन, के से डिनोट करते हैं। पांचवा हो गया प्रकाशीय तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, जिसे कि सीडी यानी सीडी से डिनोट करते हैं कैंडेला को। छठा जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मात्रक जो है ऐसा यूनिट जो है एम्पियर होता है, उसे डिनोट करते हैं ए से। और पदार्थ की मात्रा सातवां जो है पदार्थ की मात्रा, उसका ऐसा यूनिट जो होता है मोल होता है, उसे डिनोट करते हैं स्मॉल mol से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, मैंने शॉर्टकट में आपको बताया। तो मेनली आपको याद रखना है जो टोटल ये मूल मात्रक 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, प्रकाशीय तीव्रता, इलेक्ट्रिक करंट और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और इसी से जो है मिला करके 22 व्युत्पन्न मात्रक बनता है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्कोप, एंडोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर और इवेपोरिटी मीटर। देखिए, वह उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रोस्कोप जो है एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने और उनकी मात्रा जानने के लिए जो है किया जाता है। तो आंसर जो होगा ए होगा। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने जो है वार्सोरियम नामक सुइया, वार्सोरियम मैं यहां पे लिख देता हूं, VERSORIUM, वार्सोरियम नामक सुइया से पहले इलेक्ट्रोस्कोप का आविष्कार किया था। किसने किया था? विलियम गिलबर्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के आधार पर चार्ज का पता लगाता है, जो टेस्ट चार्ज की गति का कारण बनता है। इलेक्ट्रोस्कोप को क्रूड वोल्ट मीटर माना जा सकता है, क्योंकि किसी वस्तु का विद्युत आवेश जो है उसकी कैपेसिटेंस के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। ऑप्शन है कांच में, हीरे में, जल में, निर्वात में। आपको बता दूं, जो प्रकाश की गति जो है विभिन्न माध्यमों में जो है भिन्न भिन्न होती है। और यहाँ पे अधिकतम की बात की तो अधिकतम जो है वो वैक्यूम में होती है, निर्वात में अधिकतम होती है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है कांच में जो है प्रकाश की गति जो है
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की गति। पानी में जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरा में जो है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम में कितना? वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। इसका सही आंसर होगा बी, चांदी। चांदी विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें जो है अधिक संख्या में गतिशील परमाणु यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एक वस्तु के सुचालक होने के लिए जो है उसे विद्युत इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में सक्षम होना चाहिए। एक धातु में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी चालकता जो है उतनी अधिक होगी। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, जो चांदी जो है अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक मूल्यवान है और आमतौर पर इसका उपयोग तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि यह उपग्रहों या सर्किट बोर्डों जैसे विशेष उपकरण के लिए आवश्यक न हो। अब अपने लोग के घर में जो करते हैं इस इलेक्ट्रिक के लिए चांदी का उपयोग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उतना पैसा मतलब इतने छोटे काम में इतने इस चीज़ की जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। चांदी की तुलना में तांबा जो है कम प्रवाह किया होता है, लेकिन यह सस्ता होता है और घरेलू उपकरणों में जो है एक प्रभावी कंडक्टर के रूप में आमतौर पर जो है तांबा का ही उपयोग किया जाता है। अन्य विद्युत सुचालक धातुओं में जो है सोना भी है, एल्युमिनियम भी है, तांबा तो है ही, पीतल भी है, स्टील की मिश्र धातु, ये सब भी हैं, ठीक है, जो कि विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा था विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, तो सबसे अच्छा सुचालक चांदी हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा, इससे सवाल बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। क्या उत्सर्जित नहीं करता है? ऑप्शन अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। आपको बता दूं, जो एक पदार्थ दो बुनियादी भौतिक रूपों में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। विकिरण का एक रूप शुद्ध ऊर्जा है जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। विकिरण के इस रूप को जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। और विकिरण के एक दूसरे रूप होते हैं जिसको कि कण विकिरण के रूप में जाना जाता है, और ये जो है तेज गति वाले सूक्ष्म कण होते हैं जिनमें ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों होते हैं मौजूद। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वे परमाणु होते हैं जिनका क्षय प्राकृतिक रूप से होता है। और रेडियोधर्मी पदार्थ में जो है, रेडियोधर्मी पदार्थ में इस विकिरण को अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और एक्स किरण के रूप में उत्सर्जित किया जा सकता है। ये कह रहा है एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, तो अल्फा किरण भी करता है, बीटा किरण भी करता है, गामा किरण भी करता है, एक्स किरण भी करता है। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, सभी करता है। अगला प्रश्न, लेजर, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है ये। लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है उष्मागतिकी के नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचार और संसूचन, विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन। विद्युत जो अगर लेजर की बात करें तो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन की बात करता है। ये 1957 में लेजर के खोजकर्ता जो है, 1957 में लेजर के खोजकर्ता गोल्डन गोल्ड द्वारा जो है गोल्डन गोल्ड द्वारा जो है लेजर पथ प्रतिपादित किया गया था। लेजर विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर जो है ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन, यही इसका आंसर होगा। लेजर उपकरण के रूप में विशेष तरंगदैर्घ्य में प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए जो है परमाणुओं और अणु
को जो है उत्तेजित करता है और उस प्रकाश में जो है वृद्धि करता है, जो आमतौर पर विकिरण की एक बहुत ही संकीर्ण बीम का उत्पादन करता है। उत्सर्जन आमतौर पर दृश्य अवरक्त या पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य की एक अत्यंत सीमित सीमा को शामिल करता है। वैज्ञानिकों द्वारा जो है अत्यधिक विविध विशेषताओं के साथ कई अलग अलग प्रकार के लेजर जो है विकसित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई, वायु दाब में कमी, द्रव का पृष्ठ तनाव, वायु दाब में वृद्धि। मुख्य कारण पूछा है। आपको बता दूं, आप रियलाइज भी किए होंगे अगर हवाई जहाज में बैठे होंगे तो जैसे जैसे हवाई जहाज ऊपर जाता है तो वायु दाब ऊंचाई से के साथ जो है कम होता जाता है। और चूंकि पेन के अंदर मौजूद स्याही पृथ्वी की सतह पर जो है मौजूद वायु दाब के अनुसार भरी जाती है, तो वो जैसे जैसे हवाई जहाज ऊपर जाता है तो पेन के अंदर का दाब जो है बाहर से अधिक होता है, स्याही दाब को बराबर करने के लिए बाहर आती है। इस प्रकार हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का जो मुख्य कारण है वो वायु दाब में कमी है। कह रहा है स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या? वायु दाब में वृद्धि नहीं, वायु दाब में कमी। वायु दाब में कमी है और यह कमी जो है पृथ्वी की सतह से हवाई जहाज की ऊंचाई के परिणाम स्वरूप होता है, लेकिन मुख्य कारण जो है वायु दाब में कमी। डी होगा आंसर। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है, यह एक परमाणु कण है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, इसकी खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये कौन सा कथन गलत है? न्यूट्रॉन जो है सूक्ष्म कण है जो परमाणु नाभिक के प्राथमिक घटकों में से एक है। यह पूछा है जो यह एक परमाणु कण है। न्यूट्रॉन जो है सूक्ष्म अणु है, ये परमाणु के कण नहीं, तो गलत तो ये हो गया भाई। हालांकि इसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन में थोड़ा अधिक होता है, न्यूट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है। एक परमाणु में सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक छोटा परमाणु नाभिक बनते हैं जो सामूहिक रूप से जो है न्यूक्लियन कहलाते हैं। साथ ही दोनों एक समान व्यवहार करते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक परमाणु द्रव्यमान से मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई से मापा जाता है। 1932 में जो है जेम्स चैडविक द्वारा 1932 में जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। विज्ञान की वह शाखा जो न्यूट्रॉन के गुणों का अध्ययन करती है और इन सूक्ष्माणु का अन्य पदार्थों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ संबंध को परिभाषित करती है, वो जो है परमाणु भौतिकी कहलाती है। तो इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, ये भी सही है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है और इसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई 1932 में, ये भी सही है। तो इसका गलत पूछा तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, कमेंट बॉक्स में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो है द्रव्यमान कितना कितना है लिख के बताएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन है बर्फ का पिघलना, जल में चीनी का घुलना, मोम का पिघलना, भोजन का पकना। देखिए आपको बता दूं, जो भौतिक परिवर्तन जो है केवल किसी पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन को इंगित करता है, न कि इसकी रासायनिक संरचना। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको बता दूं, जो रासायनिक परिवर्तन जो है एक प्रक्रिया है जो किसी पदार्थ को नए रासायनिक सूत्र के साथ जो है नए पदार्थ में बदलने के कारण बनता है। इसमें जो है अंतर परमाणु बॉन्ड को विभाजित करने या बनाने और किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदलने की जो है प्रक्रिया शामिल होती है। फिर दोबारा वो जो चाहेंगे आप बनाने के लिए तो नहीं बन पाएगा। दूध से दही बनता है, दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। वो रासायनिक परिवर्तन।
तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? बर्फ का पिघलना क्या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं। जल में चीनी का घुलना, ये भी नहीं। मोम का पिघलना, ये भी नहीं, क्योंकि इसको फिर से बनाया जा सकता है, फिजिकल चेंजिंग हुआ है। भोजन का पकना, भोजन को पका दिए, चावल को पका दिए, तो फिर जो है उसके रूपों में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम है। भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्व ऑप्शन है ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, और उसी के क्रम में लगाया गया। सबसे पहले आपको इसके बारे में पूरा बता ही दो। जो पृथ्वी की परपट्टी में योग देने वाले लगभग 99% जो है खनिज केवल 8 तत्वों से बने होते हैं। केवल 8 तत्वों से बने होते हैं। इनमें से अधिकांश तत्व यौगिक के रूप में अन्य तत्वों के साथ जो है संयुक्त पाए जाते हैं। अब जो मुख्य तत्व है उनकी अगर मैं बात करूं तो मुख्य तत्व में आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा 46.6%। उसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है 27.7%। उसके बाद आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है 8.1%। उसके बाद आता है लोहा, फेरस, Fe, ये है 5%। उसके बाद आता है कैल्शियम, Ca, कैल्शियम 3.6%। उसके बाद आता है सोडियम, Na, 2.8%। उसके बाद आता है पोटासियम, पोटासियम 2.6%। उसके बाद आता है मैग्नीशियम 2.1%, Mg 2.1%। और बाकी जो इसको जोड़ने पे जो आपको मिलेगा तो वो मिलेगा 98.5 बच जाएगा 1.5 जो है 1.5% जो है भूपरपट्टी में अन्य सभी रहते हैं, मौजूद रहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन पूछा है भूपरपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम पूछ रहा है, यानी अवरोही मतलब घटते क्रम, सबसे बड़े वाला पहले, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद एल्युमिनियम, तो आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन है स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड। पटाखे में रंग लाने के लिए जो है मेटल सॉल्ट का प्रयोग किया जाता है। शायद आप लोगों को पता है या नहीं मालूम, लेकिन सॉल्ट टेबल जो है सॉल्ट से भिन्न होता है। और रसायन विज्ञान में सॉल्ट शब्द का प्रयोग किसी भी यौगिक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसमें धातु और गैर धातु परमाणु होते हैं, और इन यौगिकों में से कुछ के जलाए जाने पर रंग दिखता है जो उन्हें पटाखे में प्रयोग किए जाने के लिए जो उत्कृष्ट बनाता है। आमतौर पर पटाखे में इस्तेमाल होने वाले मेटल सॉल्ट में जो है स्ट्रोंटियम कार्बोनेट ये लाल रंग के पटाखे जो होते हैं उसमें, कैल्शियम क्लोराइड जो है नारंगी रंग के पटाखे में होता है, सोडियम नाइट्रेट जो है जो है ये भी पीले रंग के पटाखे में होते हैं, बेरियम क्लोराइड जो है हरे रंग के पटाखे में होते हैं। मैं लिख ही दूं यहाँ पे, ये लाल रंग के पटाखे में स्ट्रोंटियम कार्बोनेट होता है, नारंगी रंग के पटाखे में जो है कैल्शियम क्लोराइड होता है, सोडियम नाइट्रेट जो है पीले रंग के पटाखे में होते हैं। उसके बाद बेरियम क्लोराइड जो है ये हरे रंग के पटाखे में होते हैं, और कॉपर क्लोराइड जो है नीले रंग के पटाखे में जो है कॉपर क्लोराइड मौजूद होते हैं। अब यहां पे पूछा है जो पटाखे में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो पीला रंग
पीला रंग क्या है ऑप्शन, सोडियम नाइट्रेट, सी नंबर। बैंगनी रंग के पटाखे बनाने के लिए आमतौर पर जो है, क्योंकि बैंगनी रंग का पटाखे आप देखे होंगे तो लग रहा होगा जो बैंगनी रंग में क्या आता होगा, ऐसा माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा। तो बैंगनी रंग के पटाखे बनाने के लिए जो है आमतौर पर स्ट्रोंटियम और कॉपर, इन दोनों को मिला देते हैं। स्ट्रोंटियम और कॉपर यानी लाल और नीले दोनों को यौगिकों के मिश्रण का उपयोग जो है इसमें किया जाता है, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट और कॉपर क्लोराइड को। तो इसमें जो है दोनों को अगर मिला देंगे ना तो बैंगनी रंग का पटाखा बन जाएगा। ठीक है। सामान्यतः देखा जाता है जो अन्य पदार्थ जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का इस्तेमाल जो है पटाखे को जलाने के लिए किया जाता है। नाइट्रेट, क्लोरेट और पोक्लोरेंट्स जो है ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। डेक्स्ट्रीन का उपयोग जो है अक्सर स्टार्च के रूप में किया जाता है और यह मिश्रण को जो है एक साथ बनाए रखता है। जैसे बम बनाते हैं उसको एक साथ मतलब जकड़ा रहेगा, उसके लिए जो है डेक्स्ट्रीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही इजी सा सवाल है। ऑप्शन है NO2, NO, N2O, N2H2। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। ठीक है, आंसर बी। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है यह एक रंगहीन और गैर ज्वलनशील, नॉन फ्लेमेबल और मीठा स्वाद देने वाली गैस है। यह आसानी से पानी में घुल जाती है और प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। इसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि एनेस्थेसिया के लिए एक फार्माकोलॉजिकल एजेंट के रूप में, एक प्रेपेलेंट के रूप में, एक खाद्य योजक को बनाने के लिए, दहन में उपलब्ध ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, ईंधन के लिए एक योजक के रूप में जो है इसका नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह गैर ज्वलनशील पदार्थ है, यह आग में दहनशील सामग्री को तेजी से जलाने में सहायता प्रदान करेगा। इसका उपयोग जो है एनेस्थेसिया के रूप में वस्तु की पैकेजिंग और अन्य रसायनों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। हालांकि सवाल लाफिंग गैस को लेकर ही बार बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में। अगला प्रश्न, द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है। ऑप्शन है प्रोपेन पेंटेन, ब्यूटेन पेंटेन, मीथेन ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, तुरंत याद आ जाएगा फिर LPG। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो है प्रोपेन और ब्यूटेन और अन्य रसायन की, जिसमें कि पेंटेन कुछ मात्रा भी शामिल होते हैं, तो ज्यादा मात्रा में प्रोपेन और ब्यूटेन का संयोजन रहता है। LPG में ब्यूटेन की मात्रा जो है 70%, ब्यूटेन की मात्रा 70% से थोड़ी कम होती है, जबकि प्रोपेन की मात्रा लगभग 29% होती है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 70 और 29, 99, और बच गया कितना, 1%। 1% जो है मात्र शेष घटक जो है, शेष 1% जो है अन्य घटक शामिल होते हैं। LPG प्राकृतिक रूप से कच्चे तेल के रूप में पाई जाती है, लेकिन इसे जो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग के उप उत्पाद के रूप में भी बनाया जा सकता है। यह आमतौर पर परिवहन हेतु ईंधन, खाद्य पकाने के ईंधन या गर्म करने वाले उपकरणों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। LPG जो है निराविषीय है, लेकिन प्रकृति में अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन है, ये बीच में जो है ये कम है, ठीक है ना, तो ये फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये है ऑप्शन। अब आपको अगर फॉर्मूला याद होगा यूरिया का तो खटाक से बन जाएगा, और नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। यूरिया एक जो है कार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र वो होता है NH2 का होल ट्वाइस। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है, कार्बामाइड। कार्बामाइड। और इस एमाइड में 2 NH2 समूह शामिल हैं, जो एक कार्बोनिल कार्यात्मक समूह से जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड से। यूरिया पशुओं द्वारा नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के उपापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्तनधारियों के मूत्र में पाया जाने वाला जो है मुख्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। और इसलिए आप कहीं कहीं पे देखते होंगे, अगर जहाँ पे जो है स्तनधारियों के मूत्र
ज़्यादा मात्रा में चले जाते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में, जो है वो काम आते हैं पेड़ पौधे में। कभी इसका एग्जाम्पल करके आप देख सकते हैं, क्योंकि आप भी स्तनधारी हैं। एक ठोस के रूप में भी उपलब्ध होता है यूरिया, जल में घुलनशील है और अत्यंत कमजोर एसिडिक अम्ल योगी है। ये यूरिया प्रायः जो है सभी मानव ऊतकों में पाया गया है और यह अधिकांश बायोफ्लूइड, सीना, मलमूत्र और रक्त, इन सब में भी पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो है यूरिया मुख्य रूप से जो है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। यूरिया जो है ईस्ट से लेकर मानव शरीर तक, यानी सभी यूकेरियोटिक, पढ़े होंगे बायोलॉजी, नहीं पढ़े तो मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा, जाके देख लीजिए वीडियो। यूकेरियोटिक जो भी है सब में पाया जाता है, ठीक है, सभी यूकेरियोटिक में पाया जाता है। तो इसका मेनली आंसर क्या होगा भाई? तो आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सी हो जाएगा। यूरिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो ये चारों तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, टू द पॉइंट, उसे आप जाके देखें। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम, आंसर तो ए हो जाएगा भाई, टिक कर देंगे। लेकिन क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें लाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है? लाइटिक एंजाइम मौजूद होता है। और ये लाइटिक एंजाइम जो है कोशिकाओं और अवांछनीय पदार्थों को पचाने में जो है सक्षम होता है। लाइसोसोम गोलाकार थैलियों के समान होते हैं जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं और ये एंजाइम जो है विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के विघटन में सक्षम होते हैं। कोशिकीय उपापचय के रूप में जो है रुकावट के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम जो है फट जाता है और अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए जो है इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अच्छा, लाइसोसोम के मेनली कार्य क्या होते हैं? तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य जो है पाचन और अपशिष्ट को मानव शरीर से बाहर करना होता है। एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से जो है कोशिकीय अपशिष्ट या बाह्य कणों को कोशिका के भीतर लाया जाता है। एंडोसाइटोसिस साइकिल तब होता है, एंडो लिख देता हूं, एंडोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस साइकिल जो है ये तब होता है जब कोशिका झिल्ली स्वयं पर ही हमला कर देती है और बाह्य पदार्थों के चारों ओर एक रिक्तिका या थैली का निर्माण करती है और फिर उन सामग्रियों को कोशिका के भीतर ले आती है। जब लाइसोसोम फटते हैं तो कोशिकांग के भीतर मौजूद लाइटिक एंजाइम कोशिका में फैल जाते हैं और ये कोशिका झिल्ली को तोड़ देते हैं और कोशिका को जो है नष्ट कर देते हैं। अगला ऑप्शन में है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो है केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। सेंट्रोसोम केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है और स्पिंडल तंतु के निर्माण में जो है मदद करता है। राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए से बना होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय शोषण हेतु जो है शोषण का स्थल है। यह ऊर्जा से भरपूर यौगिकों को संश्लेषित करता है और इसे जो है कोशिका के पावर हाउस शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। शक्तिगृह के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? ऑप्शन है 21, 22, 23, 24। बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 23। आपको बता दूं, जो गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का एक संगठित पैकेज है। विभिन्न जीवों में अलग अलग संख्या में गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें कि 22 जोड़े जो समजात गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़े जो है
ये सेक्सुअल क्रोमोसोम बोलते हैं उसको। पुरुष और स्त्री में एक समान होते हैं, परंतु एक जोड़ा विषमता गुणसूत्र एक्स और वाई भी पाया जाता है। एक्स और वाई यानी आप कह सकते हैं 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स वाई यहाँ पे, ठीक है। तो प्रत्येक 22 तो सब में बराबर है, और ये मेल और फीमेल में यही डिफरेंट आ जाता है। प्रत्येक माता पिता प्रत्येक जोड़ी में एक गुणसूत्र का योगदान करते हैं, जिसमें आधा हिस्सा पिता का रहता है और आधा हिस्सा माँ का, ठीक है। आगे आप बायोलॉजी वाले पूरे वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, पैराथाइराइड, पित्ताशय, यकृत। मानव शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, आंसर हो जाएगा डी। यह जो है पेट के दाहिनी ओर स्थित होती है और संरचनात्मक रूप से यकृत को दो बड़े भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें दाएं और बाएं लोब के रूप में जाना जाता है। और ये जो है फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट द्वारा जो है विभाजित होते हैं। याद रखिएगा, सवाल कहीं पूछा जा सकता है। फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा विभाजित होता है, फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा विभाजित होता है। यकृत की हेपेटोसाइट कोशिकाओं में किसी चोट की प्रतिक्रिया के दौरान स्वयं को ठीक करने की एक अद्वितीय क्षमता होती है इनके पास। मेनली अगर इनके कार्य की बात करें तो यह जो है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करता है और पित्त का उत्पादन और उसका स्राव करता है। यकृत जो है कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, ड्रग्स और हार्मोन को बाहर निकालने और एंजाइम को सक्रिय करने के लिए उत्तरदायी है। यह विटामिन, खनिज पदार्थ और ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है। यह प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और क्लॉटिंग कारकों को संश्लेषित करने के लिए भी जो है उत्तरदायी है। यह रक्त को साफ करता है और इसे शुद्ध करता है। ये सब काम सारे का सारे किसका है? यकृत का, ठीक है। लीवर। अगला प्रश्न है, पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहा जाता है। ऑप्शन है कलिका संवर्धन, कोशिका संवर्धन, उत्तक संवर्धन, पादप संवर्धन। उत्तक संवर्धन जो है, उत्तक संवर्धन नियंत्रित, पौष्टिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के तहत जो है पौधों के क्लोन के उत्पादन करने के लिए जो है कोशिकाओं, उत्तकों, अंगों या समग्र पौधे का इन विट्रो अर्जम संवर्धन जो है। तो ये सवाल ही पूछा है, पौधों के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस तकनीक को उत्तक संवर्धन कहा जाता है। पादप उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग जो है व्यापक पैमाने पर पौधों के बहुलीकरण वृद्धि के लिए किया जा रहा है। अनुसंधान के एक उपकरण के रूप में उनके उपयोग के अलावा हाल के वर्षों में पौधे के प्रसार, रोग उन्मूलन, पौधों में सुधार और द्वितीयक मेटाबोलाइट उत्पादन के क्षेत्र में पादप उत्तक संवर्धन तकनीक का औद्योगिक महत्व बढ़ गया है और एक सतत प्रक्रिया में सैकड़ों और हजारों पौधों के उत्पादन के लिए उत्तकों के छोटे टुकड़ों का जो है उपयोग किया जा सकता है। पृथ्वी पर, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ऑप्शन है लाइकेन, अमीबा, कवक, नीलहरित शैवाल। इसका सही आंसर है नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, जिन्हें की साइनो बैक्टीरिया भी कहा जाता है। साइनो बैक्टीरिया, हिंदी में लिखे तो हिंदी में ही बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में ये ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और जैव विविधता को तेजी से परिवर्तित करके पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में जो है एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है राइबोसोम, प्लास्टिड, जीन, बायोटिन। जीन जो है
जीन जीवित जीवों में वंशानुगतता की एक इकाई है, यूनिट है। यह माता पिता से संतान में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण के लिए जो है उत्तरदायी होता है। माता पिता में संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित कौन करता है? तो जीन करता है। माता पिता के जीन के विभिन्न संयोजनों के परिणाम स्वरूप जो है संतानों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। यानी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के माता पिता अपनी कुछ विशेषताओं को उस व्यक्ति में हस्तांतरित करते हैं। तभी कहा जाता है कभी मतलब कहाँ है मतलब उनके मम्मी पापा पे जो जाता है तो यही सब है वजह। गाली में भी यूज होता है इस सब का। यदि व्यक्ति के पिता की आंखें भूरी है तो उस व्यक्ति की भी आंखें भूरी हो सकती है। यदि व्यक्ति की माँ के बाल घुंघराले हैं तो उसके बाल भी घुंघराले हो सकते हैं। ये सब जो आप सुनते हैं या देखते हैं, ये सब किसकी वजह से होता है? जीन के ही वजह से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है। पिलाग्रा रोग विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है। बेरी विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी के कारण होता है। बड़ी बड़ी से सबके बारे में बता। विटामिन के की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का बनने का समय जो है बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। पिलाग्रा विटामिन बी3, पिलाग्रा रोग विटामिन बी3 के कमी के कारण होने वाला रोग है और इसके लक्षणों में जैसे कि त्वचा पर जलन, मुंह में जो छाले हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, डिमेंशिया, ये सब जो है इन्हीं की वजह से होते हैं। तो ये भी सही है। अब बात है बेरी विटामिन बी12। ना बेरी जो है विटामिन 1, बेरी विटामिन 1 की कमी से होने वाला एक रोग है जिसे जो है थायमिन की कमी के रूप में भी जाना जाता है। और यह रोग जो है दो प्रकार का होता है, वेट बेरी और ड्राई बेरी। ये भी याद रखिएगा, वेट बेरी और ड्राई बेरी। तो सही आंसर आपका गलत पूछ रहा है, गलत होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा। और रिकेटस जो है एक हड्डी के विकार है जो विटामिन डी, कैल्शियम या फास्फेट की कमी के कारण होता है। ये पोषक तत्व मजबूत और स्वस्थ हड्डियों के विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं। रिकेटस से पीड़ित लोगों में कमजोर हड्डियां, अवरुद्ध विकास और गंभीर मामलों में जो है हड्डियों की विकृति जैसी समस्याएं भी हो सकती है। ये भी सही है भाई, आंसर हो जाएगा सी उसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता की माप करता है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, साइक्रोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर। तो उपकरणों में कौन वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता की माप करता है? आपको बता दूं, जो साइक्रोमीटर जो है आर्द्र बल और शुष्क बल तापमान मापन के साथ जो है सापेक्ष आर्द्रता की माप करता है। इसका आंसर जो है साइक्रोमीटर हो जाएगा। एक शुष्क बल्ब तापमापी, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर का जो उपयोग जो है हवा के संपर्क में रखकर तापमान के मापन के लिए किया जाता है, जबकि एक आर्द्र बल्ब तापमापी का उपयोग किसी तरल में बल्ब को डुबाकर तापमान मापन के लिए किया जाता है। इन दो मूल्यों के ज्ञात होने पर जो है हवा में जलवाष्प सहित इसके अन्य गुणों का निर्धारण जो है कंप्यूटेशन के माध्यम से या साइक्रोमेट्रिक चार्ट की रीडिंग से किया जा सकता है। साइक्रोमीटर का आविष्कार जो है, साइक्रोमीटर का आविष्कार अर्नस्ट, इंग्लिश में ही लिखता हूं, अर्नस्ट फर्डिनेंड और अगस्त, AUGUST, अगस्त ने किया था साइक्रोमीटर का आविष्कार। ठीक है, अर्नेस्ट फर्डिनेंड अगस्त के द्वारा। अगला प्रश्न है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घर्षण, ऑप्शन है यह दाब का उदाहरण है, यह दो सरकती या गति करती सतहों के बीच का कार्य करता है, यह हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और यह ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़ने से तो सब लग रहा है सही।
घर्षण जो है दो सतहों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति पर लगने वाला बल है। उदाहरण के तौर पे जो है जैसे हम किसी पुस्तक को फर्श से धकेलने का प्रयास करते हैं तो घर्षण इसे कठिन बना देता है। घर्षण जो है हमेशा उस दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में वस्तु गमन करती है और या गमन करने की जो है चेष्टा करती है। घर्षण हमेशा एक गमन करती हुई वस्तु की गति को कम कर देता है। घर्षण का मान उन पदार्थों पर निर्भर करता है जिनसे दो सतहें बनी होती है। कोई सतह जितनी अधिक खुरदरी होती है उतना अधिक घर्षण पैदा होता है। बर्फ पे जो है आप चलते हैं तो देखते हैं कितना हार्ड लगता है, कठिन हो जाता है। और ये जो है घर्षण से उत्पन्न नहीं होती है, तो घर्षण से उष्मा भी उत्पन्न होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कथन सही नहीं है दे देता हूँ, और आंसर में कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे नहीं लिख लीजिए, कौन से कथन सही नहीं है। तो घर्षण से उष्मा भी उत्पन्न होती है। यदि आप अपने हाथों को एक दूसरे से तेजी से रगड़ते हैं तो आप उन्हें गर्म महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, करते हैं ना? तो यह उष्मा उत्पन्न नहीं करती? बिल्कुल करता है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उसका मात्रक है। ये सब आपको अपनी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने डिटेल में बता दिया। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, दाब का पास्कल, तापमान रैंकी, पदार्थ की मात्रा किलोग्राम। इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। दाब को पास्कल में मापा जाता है। दाब को बार, पास्कल, एटीएम में भी मापा जाता है। आप लोग को याद नहीं होगा लेकिन बार में भी मापा जाता है, वही वाला एटीएम। ठीक है, एटीएम में भी मापा जाता है। तापमान को रैंकिन, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, इन चारों में भी मापा जाता है। इनका फार्मूला भी होता है, रिलेशन भी है, आप लोग को पता ही होगा। नहीं पता है तो वीडियो जाके देखिए, सब मिल जाएगा। पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है, न कि किलोग्राम में। आपको बता चुका हूं, MOL मोल में मापी जाती है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है इस लेक्चर का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन है सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन और सोना। देखिए फिर से वही बात आ गई। अनुचुंबक या पैरामैग्नेटिक चुंबकत्व का एक रूप है जहां कुछ पदार्थ एक बाह्य रूप में अधिरोपित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है क्षीण रूप से आकर्षित होते हैं और अधिरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दशा में आंतरिक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का जो है निर्माण होते हैं या निर्माण करते हैं। जो पदार्थ ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं वे अनुचुंबकीय प्रकृति अपने आप को रखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ में एक अस्थायी द्विध्रुवीय आघूर्ण या अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। हालांकि एक बात ध्यान रखने की है कि यदि हम अधिरोपित चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं तो पदार्थ अपना चुंबकत्व जो है खो देता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापीय गति इलेक्ट्रॉनों के चक्रणीय विन्यास, स्पिन ओरिएंटेशन को जो है यांत्रिक्षिक बना देता है। और अनुचुंबकीय पदार्थ के आकर्षण बल को केवल जो है संवेदनशील उपकरणों से मापा जा सकता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण के तौर पे अगर ले तो सीजीएम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, टंगस्टन भी हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम भी हो गया। ठीक है, कड़ा अनुचुंबकीय गुणों का प्रदर्शित नहीं करता है। ये सब तो अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, तो नहीं करता है तो कौन नहीं करता है भाई? गोल्ड भी करता है, सभी हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।